मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए जीव विज्ञान विषय से 14वें चैप्टर, जिसका शीर्षक है पारितंत्र, उससे संबंधित आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। यह अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और जानकारी से परिपूर्ण होगी। चूंकि ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसको मैं दो भाग में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे शुरू से लेकर के अंत तक सुने, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको आग्रह करूंगा कि यदि आपने सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब न किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों में बांट दें और इस तरह से आपके लिए ये फ्री चैनल आपके लाभ के लिए बनाया गया, इसका लाभ उठावे। पारितंत्र की अंग्रेजी शब्दावली होती है इकोस्फेयर। तो इकोस्फेयर मीन्स बाहरी आवरण, और पारी मीन्स कहते हैं जैसे बाहर का, स्फेयर मीन्स आवरण। तो ये बाहर का आवरण जो एक बैलेंस बनाता है, एक संतुलन बनाता है और इस सृष्टि को चलाता है, उसको हम लोग इकोस्फेयर कहते हैं। तो पारितंत्र एक क्रियाशील इकाई है जहां जीवधारी अपने आसपास भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। कई पारिस्थितिक वैज्ञानिक संपूर्ण जीव मंडल को ही विश्व के परितंत्र के रूप में देखते हैं। तो खैर ये तो मानना हुआ। अध्ययन के दृष्टिकोण से पारितंत्र को, इकोस्फेयर को दो भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला स्थलीय पारितंत्र और दूसरा जलीय पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र में जंगल, घास का मैदान, मरुस्थल ये सब प्राय आते हैं, और जलीय पारितंत्र में झील, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां, ज्वार ये सब आपको आते हैं। इन सब की गहराई पूर्वक विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं। पारितंत्र संरचना और क्रियाशीलता के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी हासिल करें तो जैविक और अजैविक घटक के बीच, इसके बीच जो प्रतिक्रिया होती है, इनके फलस्वरूप जो भौतिक संरचना विकसित होती है, उसको हम पारितंत्र संरचना कहते हैं। तो पारितंत्र के सारे घटक को यदि हम लोग अध्ययन करेंगे तो चार पहलू के बारे में अध्ययन करते हैं। एक, उत्पादकता; दूसरा, अपघटन; तीसरा, ऊर्जा प्रवाह; चौथा, पोषण चक्र। पूरा सुन ले, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, ये चार, इन पर हम लोग गहराई से अध्ययन करते हैं। तो जलीय पारितंत्र में हम लोग उतरते हैं तो एक तालाब इसका आपको अच्छा उदाहरण है। इसको यदि आप समझते हैं तो आप समान रूप से इसको समझ सकते हैं। तालाब उथले पानी वाला जल निकाय है। पानी एक अजैविक घटक है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सौर निवेश, सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है, ताप चक्र, दिन की अवधि, इन सब जलवायु परिस्थिति से समूचे तालाब क्रियाशील बनता है और क्रियाशीलता की दर को ये सब नियंत्रित करते हैं। स्वपोषी घटक जैसे पौधा होते हैं, लवक होते हैं, शैवाल होते हैं, पल्लवक होते हैं, ये सब तालाब के किनारे पाए जाते हैं। और अपघटक के रूप में कवक और जीवाणु ये भी तालाब में प्रचुरता से पाए जाते हैं। तो स्वपोषी द्वारा सूर्य की जो विकिरण होती है, इनका उपयोग करके अकार्बनिक तत्व को कार्बनिक तत्व में बदल दिया जाता है। ये स्वतः चलती रहती है और बहुत बड़ा ऊर्जा का ये स्रोत भी है। अगला देखते हैं उत्पादकता। उत्पादकता कि किसी भी परितंत्र की क्रियाशीलता, उसके अस्थायी रहने में सौर ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। सामान्य रूप से मैं आपको समझाता हूं कि यदि सूर्य एक साल उगना बंद कर दे, सृष्टि समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। सूर्य के ऊर्जा से ही पौधे, सूर्य के ही प्रकाश में पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पौधा ऊर्जा संरक्षित करते हैं, और तब उसी को जानवर खाते हैं, और उससे ही जो फसल का उत्पादन होता है, वो मनुष्य खाते हैं, और उस जानवर को भी हम, कुछ जैसे बकरी हुआ, भेड़ हुआ, उनको हम खाते हैं, या बकरी, भेड़ या अन्य जंगली जानवर हैं उनको बाघ, शेर ये सब खाते। सृष्टि चलने का आधार ही सूर्य की रोशनी, सूर्य की उष्मा, सूर्य की विकिरण है। यदि सूर्य न रहे तो सृष्टि चलना मुश्किल है। तो प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक निश्चित अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न किए गए जैव
मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा, इसको हम लोग कहते हैं उत्पादकता। इसकी यूनिट इसमें किलो कैलोरी प्रति स्क्वायर मीटर होती है। तो इसकी यूनिट याद रखिएगा, किलो कैलोरी प्रति स्क्वायर मीटर। जैव मात्रा के उत्पादन के दर को हम लोग उत्पादकता कहते हैं, और ये एक ऊर्जा के रूप में है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर है, किस स्पीड से कार्बन को प्रोड्यूस करता है। अब यदि सकल प्राथमिक उत्पादकता में से यदि जैसे प्लांट श्वसन करता है, कुछ उसके भी अपनी ऊर्जा की जरूरत होती है, उसको यदि हम घटा दें तो जो हमको बच गया उसको हम लोग नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। माने मलाई जो हम काट करके, जैसे मान लीजिए आपका आमदनी 100 रुपए है, 25 रुपए आपके अपने में खर्च हो गया, उसको हटा दिया, 75 रुपए आपकी नेट बचत हुई। यही बात है इसमें। अब द्वितीय उत्पादकता में उपभोक्ता ने नए कार्बनिक तत्व के निर्माण की दर को ई परिभाषित किया जाता है। अब एक सामान्य जानकारी, रोचक जानकारी ले लीजिए कि पृथ्वी के धरातल पर 70% भाग समुद्र और महासमुद्र से ढका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी 170 बिलियन टन जो उत्पादन होता है इस पूरे पृथ्वी पर, इसमें से मात्र 55 बिलियन टन इसकी ही ऊर्जा की उत्पादन ये समुद्री जल या महासमुद्र से होता है। शेष मात्रा भूमि पर उत्पादन होती है। अब अगला जो हम लोग देखेंगे उसको कहते हैं अपघटन। अपघटन को अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थ सामग्री को, इसको कार्बन डाइऑक्साइड या जल या अन्य पोषक तत्व में, ये सब जो अकार्बनिक तत्व हैं, इसमें खंडित करने की प्रक्रिया को हम लोग अपघटन कहते हैं। तो यही प्रक्रिया अपघटन कहलाता है। पौधा हुआ, पेड़ हुआ, इसका मृत अवशेष ले लीजिए, पत्ती हुआ, छाल हुआ, फूल हुआ, इन सब का मृत अवशेष को पहले कंपोस्ट अपरद बनता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मिट्टी में दब जाता है, और अपघटन के लिए ये सब कच्चे पदार्थ के काम करते हैं। और अपघटन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 3-4 चरण की जरूरत होती है। वैसे मैं आपको महत्वपूर्ण चरण का नाम बतलाता हूं। पहला खंडन, दूसरा निक्षालन, तीसरा अपचयन, चौथा ह्यूमस बनाना, और पांचवा खनिज में परिवर्तित हो जाना। मूल रूप से यही आपका 5 है। पुनः सुन ले। खंडन, निक्षालन, निक्षालन मीन्स छानना, खंडन मीन्स डिकम्पोज करना, उसको तोड़ना, अपचयन चुनना, और इसके बाद ह्यूमस माने कुछ रसीला बनाना, और खनिजी भवन माने खनिज में परिवर्तित कर देना। अब आपको एक अपरधारी, उसका नाम जैसे केचुआ हुआ। केचुआ क्या करता है कि जब छोटे छोटे कणों में उसको खंडित कर देता है, इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। जैसे आप मिट्टी को, केचुआ को क्यों किसान का मित्र मानते हैं, आप देखिएगा केचुआ मिट्टी को डिफ्रेगमेंटेड करके और तब फिर उसमें पोषक तत्व का समावेश करके और उसको एकत्रित कर देता है, इसलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो उसको खंडन करता है। निक्षालन प्रक्रिया के अंदर, जिसको छानना कहते हैं, तो जल विलय और कार्बनिक पोषक तत्व जो हैं, इनको भूमि मृदा के स्तर में उसको प्रवेश कराया जाता है। बैक्टीरियल और कवकीय एंजाइम्स अब उसमें मिल करके उसको सरल और कार्बनिक तत्व में तोड़ देते हैं, इसको अपचयन कहते हैं। और जब अपचयन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, उसमें कुछ रसीला, उसमें कुछ पानी का अंश ये डाल देते हैं, और तब मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और इस तरह से मृदा में पोषक तत्व फिर से रिटर्न हो जाता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण चरण है, ये सारी चरणों। अब ह्यूमिफिकेशन के बारे में जाने कि ह्यूमिफिकेशन किसको कहते हैं। तो ये देखिए, ह्यूमस शब्द से बना है। ये एक गहरे रंग का क्रिस्टल रहित, इसमें एक तत्व का निर्माण होता है, और ये आपको सूक्ष्म जैविक क्रिया के द्वारा उच्च प्रतिरोधी ये होता है। इसमें कोलाइडल होने के कारण यह पोषक तत्व के भंडार का काम करता है। तो ह्यूमस में पुनः कुछ सूक्ष्म जीवी द्वारा खंडित होता है, और इसके बाद खनिजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अपघटन की प्रक्रिया में एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अपघटन की दर जलवायु घटक और रासायनिक संघटक इन सब पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि नाइट्रोजन या जल विलय तत्व यदि हम इसको ले लेते हैं, तो इसमें आपको अपघटन की प्रक्रिया बड़ी तेज होगी, और काइटिन यदि लिग्निन से
भरपूर होता है तो अपघटन की धीमी होगी, तो धीमी होगी। और ताप और मृदा की नमी भी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जलवायु घटक है। आप ध्यान रखेंगे कि अपघटन के गति को ये सब नियमित करते हैं। जैसे गर्म हुआ, आर्द्र पर्यावरण है तो अपघटन की गति तेज से हो गई। याद रखना, गर्मी में और यदि ह्यूमिड कंडीशन है तो अपघटन गति तेज होगी। क्या सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, जल्दी जवाब दे। यदि गर्मी रहेगी तो अपघटन की प्रक्रिया क्या होगी, तेज की धीमी? तेज। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक। और यदि आर्द्र मौसम रहेगा तो अपघटन की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी, बिल्कुल शाबाश। इसके और यदि मान लीजिए कम ताप है, ह्यूमिडिटी कम है, तो उस स्थिति में आपको अपघटन की प्रक्रिया धीमा होगी। अब ऊर्जा प्रवाह के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, गहरे समुद्र के जलतापीय परितंत्र को यदि छोड़ देते हैं तो पृथ्वी के जितना सभी पारिस्थितिक तंत्र है उसका एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य के सौर विकिरण से 50% से, इसमें ध्यान रखें, 50% भाग प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय विकिरण में यह सूर्य का ही विकिरण काम करता है, जबकि पौधा उसका 2 से 10% ही प्रकाश संश्लेषण में इसको सक्रिय विकिरण को ग्रहण करता है। यही आंशिक मात्रा, तो मान लीजिए 2 से 10%, तो बाकी चीज जो है ये सृष्टि को मिल जाती है, पृथ्वी को मिल जाती है, अन्य लोगों को मिल जाती है, अन्य लोगों को मिल जाती है, जानवर को मिल जाता है, व्यक्ति को मिल जाता है। तो सूर्य से उत्पादक की ओर और फिर उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये इसको उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम कि सूर्य से उत्पादक की ओर, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ऊर्जा के प्रवाह को, ये जो एक वन साइडेड होता है उसको उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में हरा पौधा ये उत्पादक है, और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरा पौधा, शाक सब्जी, काष्ठीय पौधा माने जिसमें काठ होता है, ये सब आपका उत्पादन का अंश है। तो सभी जीव में आहार के आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधा या पेड़ पर निर्भर है या फसल पर निर्भर है। एक जीव हो, चाहे जानवर हो, शाकाहारी ही क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, उसको फसल, पौधा, शाक सब्जी, इन्हीं सब से उनको ऊर्जा मिलती है। और वो जो जीव खाता है इसको, शाकाहारी जीव, उसको मांसाहारी जीव फिर खा करके ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे शेर हिरन को खाता है, तो हिरन किस चीज को खाता है, तो मान लीजिए वृक्ष के पत्ती को खाता है, तो उसको भी पौधा ही इनडायरेक्ट रूप से उसका स्रोत है। अब देखिए, सभी जीव अपनी आहार की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, प्लांट पर निर्भर है, पौधा पर निर्भर है, फसल पर निर्भर है। इनको हम उपभोक्ता कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता प्लांट से, पादप से आहार की पूर्ति करने वाला, इसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, एक पशु जब दूसरे पशु को खाता है तो उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होगा, शाक भक्षी होगा, वो आपको मीट मुर्गा नहीं कहे। स्थलीय, इसको पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी, जैसे हुआ कीट हुआ, कीट पतंग हुआ, पक्षी हुआ, स्तनधारी पशु हुआ। जलीय परतंत्र में ले लीजिए तो आप मोलस्का ले लीजिए, ये सब आपको आता है प्राथमिक उपभोक्ता में। अब जैसे घास हुआ, घास उत्पादक है, इसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, इसके लिए बकरी हुआ। और बकरी को जैसे खस्सी हुआ, तो खस्सी को मनुष्य खाता है तो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। तो इस तरह से जैसे घास हुआ, उसको हिरन यदि खाता है या पत्ती को खाता है तो हिरन हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। और हिरन को यदि बाघ खाया तो उस स्थिति में उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। तो एक अन्य प्रकार से खाद्य श्रृंखला को हम लोग अपरद खाद्य श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं, और जिसमें मृत कार्बनिक सामग्री को से इसमें हम कह सकते हैं कि इससे हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसे जो अपघटक बनाता है, जैसे मान लीजिए इसमें आता है एक और खाद्य श्रृंखला में आता है, जिसमें कवक हुआ, बैक्टीरिया हुआ, जैसे जिस चीज को फेंक दिए, जो चीज मुर्दा हो गया, जो चीज मर गया, मान लीजिए पशु मर गया, जानवर मर गया, या व्यक्ति को भी आप मिट्टी के नीचे दबा दीजिएगा, धीरे धीरे उसका मांस गल जाता है। वो क्या होता है, कवक बैक्टीरिया ये सब उसकी भक्षण कर जाती है और समाप्त हो जाते हैं। तो कार्बनिक सामग्री को अपरदों में खंडन करने वाले ये जो है, इसको इसमें मृतोपजीवी या मृतोपोषी कहते हैं। ये मृत चीज को खंडित कर देता है, या इसको पूर्तिजीवी भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं अपघटक, ये आपको पाचक एंजाइम्स ये छोड़ते हैं। इसके बाद मृत जीव
व्यर्थ सामग्री को इस साधारण अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं और ये उन्हीं के द्वारा बाद में अवशोषित कर लिया जाता है। ये भी बड़ा फायदेमंद है। इसलिए आप देखिएगा, जब मरे हुए जानवर को यदि खेत में फेंक दीजिएगा तो उसका चमड़ा भी गल जाएगा या जो भी खाना है, और उसका हड्डी भी फास्फोरस के रूप में, कैल्शियम के रूप में वो खेत को फायदेमंद होता है। बौद्ध धर्म में आप देखिएगा भी कि इसमें अर्ध अथिका किया जाता है कि इसमें शव को किसान के फायदे के लिए इनको खेत में छोड़ दिया जाता है और इसको जीव पक्षी ये सब भक्षण करते हैं और जो हड्डी बच जाता है वो किसान के लिए फायदेमंद होता है। अब पारिस्थितिक तंत्र में पोषण का स्तर क्या है, इसका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो देखिए प्राथमिक उत्पाद या पहला पोषण स्तर इसमें प्लांट है, जिसमें घास, वृक्ष, पल्लव ये आते हैं। और प्राथमिक उत्पादक अभी हमने पहले कहा था। अब आइए प्राथमिक उपभोक्ता, लेकिन इसका द्वितीय पोषण स्तर होगा, इसको हम लोग कहेंगे, इसको शाकाहारी कहते हैं, जिसमें टिड्डे और गाय आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता लेकिन पोषण के स्तर में ये तीसरा पोषण स्तर है, इसमें मांसाहारी आता है, जिसमें आपको जैसे गिद्ध हुआ पक्षी में, चील हुआ, इसमें कुछ मछलियां हुई, भेड़िया हुई। चतुर्थ उपभोक्ता जिसको हम लोग कहते हैं, या चतुर्थ नहीं, तृतीय उपभोक्ता जिसको हम लोग चौथे पोषण स्तर में कहते हैं, ये उच्च मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं और इसमें मनुष्य और शेर आते हैं। तो मनुष्य और शेर आते हैं, तो ये आपको महत्वपूर्ण है और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रकट किया जाता है। तो इस तरह से आपका इस चरण में मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपको इतना ही बतला रहा हूं और आपसे पुनः आग्रह है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और पुनः मैं इसके दूसरे भाग में लेकिन आपको बहुत जल्दी मिलूंगा और आप पहले भाग को पूरे सुनने के बाद दूसरे भाग को जरूर सुने और आपको 80 से 90% अंक जरूर प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।